सफल होगी तेरी आराधना। डॉक्टर, 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 जिन्हें गोली लगी है वो कैसी है? देविका, वो ठीक है ना? ये तो पुलिस केस है। डॉक्टर, ये हादसा पुलिस के सामने ही हुआ है। इंस्पेक्टर सूर्यवंशी अपनी टीम को लेकर आएंगे, वो आपको सब समझा देंगे। बस आप देविका को बचा लीजिए प्लीज। पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा है डॉक्टर, खून भी काफी बह चुका है। देखिए, अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा, कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। एक काम कीजिए, आप यहाँ रुकिए और जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कीजिए। किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए। जी। देविका ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया। अगर आज उसे कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि देविका ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है, तुम्हारे साथ, हमारे परिवार के साथ, मेरे साथ। लेकिन दामिनी की मां ने जो कहा, वो बातें मेरे कान में अभी भी गूंज रही है। वो अपनी दोनों बेटियों को मेरी वजह से नहीं खो सकती। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना आराधना, वो सही नहीं हुआ है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। जाओ, घर जाओ। पिछले कुछ दिनों में आपने भी तो कितना कुछ सहा है साहब जी, लेकिन फिर भी आप यहाँ सिर्फ उस औरत के लिए रुके हैं जिसने आपको इतना दर्द दिया। जब आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी परवाह में यहाँ रुक सकते हैं, तो फिर मैं भी तो यहाँ रुक सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए रुकी हूँ, उनके लिए नहीं। ऑपरेशन कामयाब रहा। हमने उनके शरीर से गोली निकाली है, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? देखिए, उनके शरीर में गोली काफी देर तक थी, जिसकी वजह से उनके चेस्ट में सूजन हुई थी। उस बढ़ती सूजन को रोकने के लिए हमें उनके शरीर को काम करने से रोकना बहुत जरूरी था, जिसके लिए हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया और वो कोमा में चले गए। क्या मतलब है? कोमा में चली गई? क्या वो हमेशा कोमा में रहेगी? वो कभी ठीक नहीं होने वाली है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें उनके कोमा से बाहर आने का इंतजार करना होगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप लोग घर चले जाएं। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। एक मिनट साहब जी। ये उस डॉक्टर का नंबर है जिनसे मैंने आपकी दवाइयों की जांच करवाई थी। आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपको सही दवाइयाँ दे देंगे। उससे उन नकली दवाइयों का असर भी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। अब आपको वो पुरानी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने गुड नाइट साहब जी।
वजह से मेरा घर परिवार खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसकी वजह से गिरफ्तार कीजिए इसे इंस्पेक्टर। जिस ऐशो आराम, दौलत और शौहरत के लिए तुमने मेरी दामिनी की जिंदगी ली है, अब इस सोने के महल में, इस सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद रखूंगा। आराधना और मेरे डिवोर्स पेपर्स की तैयारी कीजिए, और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आज तुम्हारी वजह से मैं देविका से शादी कर रहा हूं। जो वादा मैंने तुमसे किया वो सब तोड़ता हूं मैं आराधना, आज, अभी, इसी वक्त। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही आराधना कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो? क्योंकि मैं तलाक में नहीं मानती। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। माधव, ये क्या किया तुमने? आराधना को रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया उसे? किस मुंह से रोकता था? किस हक से उसे रोकता मैं? जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो कुछ मैंने उसके साथ किया, क्या वो कम था? क्या वो रुक जाती? इस कमरे से खुद धक्के मारकर बाहर फेंक दिया था मैंने उसे। कितनी बार इस घर से मेरी जिंदगी से जाने के लिए मैंने उसे कहा है। किस मुंह से उसे यहां बुलाऊंगा? मैंने उसके साथ सब गलत किया था। इस रिश्ते को निभाने में मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही है दादी, ना ही कभी मैंने कोशिश की है तो सिर्फ आराधना और रिश्ते के साथ नाइंसाफियां। मेरी खुशी के लिए उसने मुझे तलाक दे दिया। अब तो हमारा डिवोर्स भी हो चुका था दादी, सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। अगर उसकी जगह होता ना दादी तो मैं माधव दास भारद्वाज को कभी माफ नहीं करता। सब कुछ खत्म हो गया दादी, अब कोई फायदा नहीं। पर बेटा, उसने तो इस तलाक को कभी तलाक माना ही नहीं। अगर मानती तो क्या वो अब तक इस घर में रुकती? जबकि तू तो उसकी आंखों के सामने किसी और से शादी कर रहा था। वो तो आज तक तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है, उसकी मांग में आज तक तेरे नाम का सिंदूर सजा हुआ है। उसने हमेशा ही तेरा भला चाहा है, हमेशा तेरी ही खुशी चाहती है। वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहा उसने, तुझे सबसे ऊपर रखा है उसने। बहुत कुछ गलत हुआ है उसके साथ इस घर में, पर बेटा देविका ने जो जाल बुना था उसमें तुम दोनों इस कदर फंस गए कि एक वक्त के बाद न आराधना की गलती रही और न तेरी। बस तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने कभी भी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। शादी के पवित्र रिश्ते की नींव तो भरोसे पर ही टिकी होती है, पर अगर नींव ही कमजोर पड़ जाए तो ये रिश्ता किस बुनियाद पर खड़ा होगा? झूठ चाहे कितना भी सच हो बेटा, पर हर हाल में तुझे अपनी पत्नी का ही साथ देना चाहिए था, जो तूने नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि तूने इस शादी को हमेशा एक समझौता समझा, मजबूरी का नाम देकर उसे अपना एक सर का बोझ माना। जिस रिश्ते में तेरी इच्छा, तेरा मन शामिल होना चाहिए था, उस रिश्ते में तूने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तूने हमेशा आराधना को दुनिया की नजरों से परखा, उसे अपने मन की आंखों से न देखने की कोशिश की न समझने की। क्या करता मैं दादी? जिन हालातों में हमारी शादी हुई
उसके बाद भी आराधना ने तो अपना रिश्ता निभाया ना, जबकि नाइंसाफी तो उसके साथ भी हुई थी। बल्कि जिस दिन से वो इस घर में ब्याह कर आई है, उसे तो एक पल भी सुकून का नहीं मिला है, पर फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसने एक पल के लिए भी अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा। अब बेटा वक्त आ गया है कि तू भी पति होने का फर्ज निभा। तुझे आराधना को यकीन दिलाना होगा कि तू सच्चे मन और साफ दिल से ये रिश्ता निभाना चाहता है और उससे फिर से शादी करना चाहता है। जब तक तू पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस रिश्ते को निभाने का वचन नहीं लेता, तब तक तुझे उसकी सच्ची माफी नहीं मिलेगी। आप सही कह रही है दादी, जो गलती मैंने की है उन्हें सुधारने का वक्त आ गया। मैं दोबारा आराधना से शादी की बात करूंगा। चंदा दीदी, आज इतनी देर हो गई लेकिन फिर भी नाश्ते की कोई तैयारी नहीं की है। कोई सब्जी नहीं निकाली, कुछ काटा नहीं है। ये लाइटर कहाँ रख दिया है? ये ढूंढ रही हो? ये तो मेरे पास है और मेरे पास ही रहे। क्या है ना, तुम इतनी मेहनत करती हो तो मैंने सोचा आज तुम्हें आराम दे देना चाहिए। खाना मैंने बाहर से मंगाया। क्यों? लेकिन उसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं है? मतलब हर बात में तुम्हें आर्ग्यू करना, मेरा मतलब है तर्क वितर्क करना तुम्हारा जरूरी है क्या? इतनी मेहनत तुम करती हो, एक दिन नहीं करोगी तो कुछ घट जाएगा क्या तुम्हारा? इसलिए मैंने सोचा कि आज खाना बाहर से आएगा। प्लीज। बड़े भैया ने आज नाश्ता बाहर से मंगवाया है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरप्राइज है बड़ी भाभी के लिए। ओह, देखिए जरा। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। गुड मॉर्निंग। माधव, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही सब कुछ मंगाया है या हमारे बारे में भी कुछ सोचा है? भगवान झूठ न बुलवाए, हम ये प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाएंगे। पूरन पोली। अरे वाह, उपमा भी है। ये महाराष्ट्र की सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन डिशेस है, जो आराधना की सबसे फेवरेट है। जब भी इसका ये खाने का मन करता था ये खुद बनाती थी, या कभी घर को मिस कर रही थी तब ये बनाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आराधना को बिना किचन में मेहनत कराए उसका मनपसंद खाना उसे खिलाया जाए। और हाँ दादी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बिना लहसुन और प्याज का खाना खास मैंने पैक करवाया है, ठीक है ना? बाकी सब लोग कहाँ हैं? और दीदी? बेटा, कल जो दामाद जी के साथ हुआ उसके बाद बच्चे बहुत दुखी हैं।
इसीलिए वो उन्हीं के साथ अपने कमरे में नाश्ता कर रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिए इस बात को अपनाने के लिए। बैठो बेटा। खैर, ये सब बातें बाद में करते हैं, हम अब नाश्ता करना चाहते हैं। देखे तो सही आराधना के शहर का क्या खास खाना है, हम भी तो चखें। वैसे बड़े भैया, आपने बरेली में महाराष्ट्र का खाना कहाँ से ढूंढा? मेरा एक दोस्त है, एक शेफ है, उसी की मदद लेनी पड़ी, उसी ने ये सब अरेंज किया मेरे लिए। नाश्ता तो बहुत बढ़िया है, खाकर मजा आ गया। बड़े भैया, वैसे मैंने आपको कभी पहले किसी के लिए इतने पापड़ बेलते हुए नहीं देखा। किसकी मोहब्बत में कर रहे हैं सब? बहू, वैसे अगर तुम्हें पसंद ना हो तो हम किशन से कह देते हैं कि वो तुम्हारे आगे पीछे ना घूमे और तुम्हारे लिए कोई पापड़ भी ना बेले। वैसे भी तुम्हारे चक्कर में वो कोई काम कहाँ कर पाता है। दादी, हम सब तो खा लेंगे खुशी से, लेकिन बड़े भैया का क्या? बड़े भैया तो बिल्कुल तीखा नहीं खाते। खा सकता हूँ, मीठी चटनी जो है ना। नहीं, ये बहुत तीखा है, नहीं खा पाएंगे आप। अगर तुम मेरे लिए इतनी हिम्मत करके उस लड़की को मेहंदी लगा सकती हो जो तुम्हारे पति के साथ शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए मैं क्या थोड़ा सा तीखा नहीं खा सकता? वैसे भी मुझे लगता है जो तुम्हें पसंद है उसकी मुझे आदत करनी पड़ेगी। जब रास्ता एक होगा तभी तो हम दोनों एक मंजिल पे पहुंचेंगे। कोई जरूरत नहीं है ये खाने की। रात का हलवा रखा हुआ है, मैं वो गरम करके लाती हूँ, आप वो खा लीजिएगा। अरे मैं ठीक हूँ। बड़े भैया, आप घर में सबको चुप करा देते हैं, ये कहकर कह दिया, बस कह दिया। मेरा मतलब है एक सिंपल सा शब्द सॉरी नहीं कहा जा रहा आपसे। इसे कैसे मनाएंगे आप आराधना को, बोलिए। ऐसा कुछ नहीं। कहाँ गई थी तुम? बीच नाश्ते में उठकर जाने की क्या जरूरत थी? इतनी मेहनत करके तुम्हारा पसंदीदा खाना लेकर आया हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम मेनका, ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? पूरे जिले की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं चोरों की तरह मुंह छिपाता फिर रहा हूँ। और तुम आज सुकून से अपने घर में बैठकर आराम फरमा रही हो ना? जब से हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ जुड़ा है, सुकून शब्द हमारी जिंदगी से गायब हो चुका है कृष्ण। तुम्हारी मुसीबतों की वजह हम नहीं है, खुद तुम्हारी करतूतें हैं। खुद को बहुत होशियार समझते हो ना तुम, लेकिन वो लड़की देविका तुमसे आगे निकल गई। चाकू उसने बदला, हमने नहीं। तुम जब भी फैसले लेते हो ना प्रशांत,
सिर्फ अपने मतलब के लिए मिलते हो, लेकिन कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते हो कि तुम्हारे फैसलों का असर हमारे परिवार पर कैसे पड़ता है। तुम्हारी वजह से कल शिवानी पूरी रात रोती रही, वो सोई नहीं, और हमारा बेटा आर्यन खुद को बहुत ही मजबूर और बेबस समझ रहा था। आज एक बार फिर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे टूट रहे हैं और उनकी माँ यानी कि हम मेनका उन्हें संभाल रहे हैं। देखो मेनका प्लीज, मैंने तुम्हारा ये लेक्चर सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है। तो फिर किस लिए किया तुमने? देखो मेनका, अब मुझे इस झमेले में नहीं रहना है। मैं इस शहर को छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन इस मर्डर की तलवार मेरे सिर पर आकर लटक गई है। इस तलवार को किसी तरीके से दूर करो। वो चाकू मेरे खिलाफ एक पुख्ता सबूत बन चुका है, और उस सबूत को मिटाने का तरीका तुमसे बेहतर और कोई नहीं सोच सकता है मेनका। एक बार वो सबूत मिट जाएगा ना, तो मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। मेरे लिए नहीं सही, हमारे बच्चों के लिए एक बार मेरी हेल्प कर दो प्लीज। देखो मेनका, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं वो पहाड़ी वाली पुरानी हवेली है ना, उसके पीछे जो हमारा छोटा घर है, जिसके बारे में किसी को ज्यादा नहीं पता है, मैं बस वहीं छुपा हूं। तुम आज शाम को 6 बजे एक पुख्ता सा प्लान बना के, फुल प्रूफ प्लान, वो बना के मेरे पास आओ। और प्लान ऐसा होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आओगी ना मेनका?